Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. This is your civics class, and today we are going to conclude our chapter 3, and that is government. Today we will read parliamentary and presidential government, constitution, and universal adult franchise. So now we are going to start. Now our first topic is parliamentary and presidential democracy. And in the last video I have already explained that what is the democracy. Democracy means होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा यानी पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी, राइट. एंड नाउ टुडे वी विल रीड parliamentary and presidential democracy. The function of the government are carried out by its three organs: the legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसमें जो मेन गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं वो तीन ऑर्गन्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं. मतलब 3 ऑर्गन्स के द्वारा सारी गवर्नमेंट चलती है. फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज़ जुडिशरी. अभी इसको हम एक फिगर से समझते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर हेड ऑफ द कंट्री है, ठीक है, और इसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जो लेजिस्लेचर है उसके 2 ऑर्गन्स हैं. एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा एंड हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, ठीक है. एंड सेकंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव के 3 ऑर्गन्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ जुडिशरी जैसे कि हमारे इंडिया में है, इंडिया में भी इसी तरह से है, ठीक है. लेजिस्लेचर में 2 है, राज्यसभा एंड लोकसभा. उसके बाद एग्जीक्यूटिव में 3 है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब स्टेट्स के जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में बात हो रही है. एंड जुडिशरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस इन रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड जो पावर है वो हेड ऑफ द कंट्री के हाथ में है, ठीक है. एंड कुछ नॉमिनल पावर्स सारी जो स्टेट की मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ में होती हैं. मतलब डिवाइड की होती है. जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. बट जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है, जस्ट लाइक यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है उसमें ऐसा नहीं होता. जो पावर होती है उसमें किसी एक पर्सन के हाथ में होती है, ठीक है. मतलब प्रेसिडेंट के ही हाथ में होती है. अभी इंडिया एंड ब्रिटेन आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो इंडिया है एंड ब्रिटेन है ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. एंड अमेरिका एंड ब्राज़ील ये एग्जाम्पल है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का. नाउ यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट. व्हेन देयर इज़ ओनली वन गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री इट इज़ नोन एज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो. पूरी एक कंट्री के लिए सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो. हमारे यहाँ देखिए 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है. तो ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी हो, ठीक है, एक ही गवर्नमेंट हो, वो पूरी कंट्री को हेड करे, ठीक है. तो वो क्या है, यूनिटरी गवर्नमेंट है. द पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर एब्सोल्यूट. यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ इफेक्टिव व्हेन द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल इज़ स्मॉल. जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो तब तब ज़्यादा इफेक्टिव होती है जब जो टेरिटरी है वो स्मॉल हो, ठीक है. मतलब जिसको ईजिली कंट्रोल किया जा सके. द कॉन्स्टिट्यूशन मे और मे नॉट बी रिटर्न इन द यूनिटरी गवर्नमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी गवर्नमेंट में राइट रिटर्न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, ठीक है, बट मतलब रिटर्न फॉर्म में है. बट जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें रिटर्न हो भी सकता है. मतलब कोई एकदम कंपलसरी नहीं है कि रिटर्न ही हो. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेक्स एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट द लॉ. ऐसी जो गवर्नमेंट होती है वो खुद से लॉज को यानी नियमों को बनाती है और खुद से ही उसको इम्प्लीमेंट करती है. एंड नाउ फेडरल गवर्नमेंट एक अच्छा एग्जांपल इसका इंडिया है, ठीक है. फेडरल गवर्नमेंट इंडिया में मतलब अगर आप इंडियन गवर्नमेंट को समझते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को आप इजीली समझ पाएंगे. सी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स. जैसे कि हमारे इंडिया में है जो पावर्स है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, मतलब डिवाइड रहता है. The federal government holds those powers which are common to all provinces. For example, currency, defense, foreign affairs. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे पावर्स को होल्ड करती है. फॉर एग्जांपल करेंसी, मतलब डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा, ठीक है.
द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है. फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है. द जुडिशरी इज़ सुप्रीम इन द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें जो जुडिशरी है वो सबसे ऊपर होती है, मतलब जुडिशरी ही देखती है कि क्या हो रहा है. अभी देखिए मैं इसके पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी. ये देखिए जो लेजिस्लेचर है उसका वर्क होता है कि वो लॉज को बनाती है, मतलब लॉ को मेक करती है, ठीक है. एंड एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होती है उसका ये काम होता है कि वो सारे जो लॉज बने हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करे, उसको सारे जो स्टेट्स हैं उनमें एग्जीक्यूट करे, ठीक है. और जुडिशरी का वर्क ये होता है कि वो ये देखे कि वो जो लॉज हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, मतलब सभी स्टेट्स के ऊपर पूरी तरह से लागू हुए हैं नहीं, ठीक तरह से सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं, राइट. तो अभी हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे. ये देखिए द जुडिशरी इज़ द सुप्रीम इन फेडरल गवर्नमेंट, तो जो जुडिशरी होती है वो सबसे सुप्रीम होती है, मतलब सबसे ऊपर होती है, राइट. इट इंटरप्रेट्स द लॉज मेड बाय द फेडरल एंड प्रोविंशियल. देखिए जो लॉज होते हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो मतलब जो प्रोविंशियल है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दोनों के द्वारा बनाए जाते हैं. जो मेन लॉज होते हैं, मोस्ट ऑफ द लॉज, ज़्यादातर लॉज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं. बट ऐसा होता है कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब दोनों में कॉन्फ्लिक्शन होता है. तो ये जो काम है, ये जुडिशरी जो ये काम करती है कि किसके लॉज ज़्यादा इफेक्टिव है. मोस्ट ऑफ द केसेस कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को ही माना जाता है, ठीक है. वी कैन फाइंड यूनिटरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड चाइना. हम यूनिटरी गवर्नमेंट को ब्रिटेन और चाइना में देखते हैं. एंड इन यूएसए एंड इंडिया देयर आर फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूएसए एंड इंडिया में है. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन. A constitution is a set of fundamental principles or established precedents according to which a states or other organization is governed. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक तरह का, मतलब उसमें एक तरह के सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब एक तरह के रूल्स लिखे हुए होते हैं कि उस पर्टिकुलर कंट्री को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गवर्न किया जाए. ओके. द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर. जो ये रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह सभी अथॉरिटीज़ में किया जाए. इट हेल्प्स टू लिमिट द पावर. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स होते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये भी हेल्प करते हैं कि मतलब लिमिट, जो जिस पर्टिकुलर पर्सन को पावर दी जा रही है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, ताकि वो उसका मिसयूज़ ना कर सके, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है. और कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक रिटन या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में रिटन, मतलब सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, राइट. और जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो बहुत ही रिजिड होते हैं, क्योंकि जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें चेंज करना थोड़ा सा रिजिड होगा, ठीक है. तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज करना कैसा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब बहुत टाइम लगता है. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक देखा होगा CAB एंड CAA. आपने ये कॉन्सेप्ट शायद आपको पता हो या नहीं, मैं बता देती हूँ. तो CAB मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है. अब ये बिल था पहले, बट ये चेंज होकर के AA कैसे हो गया, तो ये एक्ट हो गया. जब ये दोनों पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में जब पास हो जाता है और जो प्रेसिडेंट के साइन इस पर बिल पर हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है. तो पार्लियामेंट में पास होने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है. जब भी मेजॉरिटी से पास होकर के वो प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं उसके बाद वो एक्ट हो जाता है, राइट. तो इन सारी प्रोसेस में टाइम लगता है. ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, ओके. बट जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा नहीं होता. उसमें थोड़ा सा ईजिली मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, ठीक है. तो ईजिली वो बन जाता है, मतलब लॉज जो हैं ईजिली बन जाते हैं. अब देखिए फ्लेक्सिबल. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो रिटर्न होता है उसमें थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें अमेंड करने में, राइट. बट जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जस्ट लाइक ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना ईजी है क्योंकि वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओके. नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. The right of the people to vote and elect their representative is called franchise. अब यहाँ पर देखिए जो पीपल हैं वो उनको वो किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं और इलेक्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं फ्रेंचाइज. मतलब फ्रीडम, मतलब उसे फ्रीनेस है, राइट. द वर्ड फ्रेंचाइज इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड फ्रैंक.
ये जो फ्रेंचाइज वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड फ्रैंक से निकला है, मतलब बना हुआ है, और इसका मीनिंग होता है फ्री। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसके मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है कि जो पीपल है वो क्या कर सकते, मतलब फ्रीडम है उन्हें, वो फ्री है अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। ओके, और पहले पास्ट में ऐसा होता था कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता था कि वोट करने के लिए इथनिसिटी के बेसिस पर या फिर मेल या फीमेल के बेसिस पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, या फिर क्वालिफ़िकेशंस के बेस पर लोगों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है। 26 जनवरी 1950 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है उसके बाद से ये मतलब रूल बन गया है कि 18 ईयर्स जो ओल्ड हैं वो वोट कर सकते हैं और अपने जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड ऐसा सऊदी अरेबिया में भी अभी तक होता था। इवन 2015 तक ऐसा होता था कि जो वुमेंस हैं वो वोट नहीं कर सकती थी, मतलब वहाँ पर अभी तक ये रूल था कि वुमेन को वोट करने का अधिकार नहीं था। बट इन 2015 मतलब ये लास्ट कंट्री थी जिसमें इतना मेजर मतलब वुमेन के साथ इतना मेजर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, राइट। और लेकिन 2015 में म्यूनिसिपल इलेक्शन में वुमेंस को भी अधिकार दिए गए कि वो वोट कर सके, राइट। तो उसके बाद अभी से चेंज हो गया। तो दिस इज़ योर चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स। तो आप इसको 2 से 3 बार रीड करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैव अ नाइस डे।